यौवन की दहलीज पर खड़ी नवयौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारकर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है। कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप ना रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न होती, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपटी पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर खुशी से फूली ना समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी इसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है तो कभी दुख, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोंछकर यथास्थान लगा दी गई। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक की विशेष रूप से सुसज्जित किया जा रहा था। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से ना जाने कितनी मनौतियाँ माँ ने मांगी थी। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु भी आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर में कोई देवता आ गए हों। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुँह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी आरंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कटाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। तो क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली।
अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नज़रें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंसकर सबका उत्तर दे रही थी, किंतु मीनू की माँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। और दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा तुम अंदर जाकर इस तरह बातें क्यों कर रही हो? पर माँ इससे क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। अब क्या रोकर बातों का जवाब दूं? आशा ने बचकानी हरकत की करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को और क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठो यहाँ पर। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? यह अंतर्द्वंद उसके कोमल नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब आपका क्या जवाब रहा? जी घर जाकर विचार करेंगे और उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे, कहकर उन्होंने वहाँ से विदा ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहाँ पास ही में आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा ना गया तब वह बोली पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए। वैसे जहाँ संजोग होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, ये तो ठीक कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास जो हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता क्या, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे हैं। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। मायाराम व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रहीं। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीराम जी से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी एक लड़की को देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डालें। उसके पाँव में वे बेड़ियाँ नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियाँ ही हैं, मेरे मरने के बाद तो सब कुछ इन्हीं का है। यह कहकर वह उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूँगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनके पिता बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ,
पढ़ी लिखी है, काफ़ी गुणवंती भी लगती है। उसके बात करने का तौर तरीका भी मुझे पसंद आया। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वह बोली, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं। फ़ोटो दिखाते हुए बोली, देखो फ़ोटो कैसे तीखे नक्शे, इसके और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फ़ोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फ़ोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे और नाक नक्श मीनू से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी को भी पता नहीं। ना तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता है और ना मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ, देख लो तुम्ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को अब इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की का जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर ना रह सके। परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने ही शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने माया राम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे। तभी माताजी को एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन? मीनू की बहन तो मीनू से ज़्यादा सुंदर है, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता तो मीनू को लेने के लिए गए थे ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते नहीं हो, माताजी बोली, कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले, अरे क्या होगा? छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु यह क्रूर योजना पिताजी के समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु जब सबकी यही इच्छा थी तो उन्होंने पत्र लिख ही दिया। पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर? माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल की हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में बैठी नहीं रहती, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने पर मजबूर कर ही दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मन स्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का, जो पत्र लिखने के बाद लड़की वालों को होना होता है। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था और घर में सबको इंतजार था पत्र का। उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। और पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्रतर होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सब ने पत्र पढ़ा, परंतु पत्र पढ़ने के बाद सबके चेहरे पर उदासी छा गई। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसमें क्या कमी है। कुरूप तो वह नहीं है। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है।
यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह करके भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में पिताजी व माताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना, जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुँच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर फिर बोली, देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी तो नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब यह सब सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर ना सही, देखने में तो अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझल हो गईं। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दें, मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। नहीं बेटी, ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मन स्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का भी प्रयास करने लगे। पिताजी, आप नाहक परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें, क्या कहेगा समाज हमें। यही ना कि बड़ी बेटी घर पर बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले, आप समाज की इतनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए। ये समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश कराता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी, हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी कर दें। माँ, तुम मेरी शादी की चिंता ना करो, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ में बोली, बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है, ऐसा कैसे सोच लिया तूने। माँ बोली, माँ तुम बुरा मान गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। और फिर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालते हुए कहा, मीनू, पाँव पर खड़े होने में तो बुराई नहीं, परंतु शादी करना आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा। कौन करेगा सुख दुख में तेरी मदद। अपने पति और बच्चों का ही तो सहारा होता है, जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चले। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दी। अभी वे इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाज़ा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं।
धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपया लगा रहे हैं वे शादी में। यह बात ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले ही धरती खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से उठ खड़े हुए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा था, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता तय कर दिया था। कैसी जालिम है ये दुनिया, सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान की इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी नहीं रही। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था और घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है और वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना ही देखना छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी और जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यूं तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा ना थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत करने की आज्ञा दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की तो इज्जत है, पर हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा, हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा हुआ है। इस बार मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसे रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती, परंतु यह सोच सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता था कि वह भी एक वकील बनेगी। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाकर उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर आएगी। पिताजी भी अब ऑफिस से आते उसके खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। और आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी एक देदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमय कर दो। जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे पास हों। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाई जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर कुछ दिनों तक मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। शुरू में वहां उसकी अधिक सहेली भी नहीं बन पाई थी। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती। किताब हाथ में लिए लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है। कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे। और फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। माँ की ये बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पांव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू मीनू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछलकर भाग गई। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया है।
पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई और माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, पर मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भूला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नज़र में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। एक दिन उसने माँ के सामने कह ही दिया साहस करके कि माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर लाने के लिए? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु उसका फ़ोटो तो अच्छा है। क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे? माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ, जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया था तब उन सब के दिल पर क्या बीती होगी? अमित कुछ उदास सा हो गया। बस इतनी सी बात सोच रहा है? अमित, तो हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू तो घर में आनी है। अब 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी, और फिर शादी गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं है जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक बार ही तो होता है विवाह। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ कि शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। क्या ज़रूरत है कि बहू घर में आकर काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे कहाँ काम करना आता होगा? घर में नौकर ही तक वो काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ। देखती नहीं मौसी की हालत? बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली, और देख लो सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। और मौसी जी ही तो घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी है तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं। हमारे घर में तो कई नौकर रहते हैं, इसलिए हमें काम की तो आदत ही नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। और अब तो एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ, एक दिन मौसी जी के घर गया था। मौसी जी को तो तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में ही वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास होने लगा कि ना जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि या नहीं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उसका ही कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का ही नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से पूछ ही लिया, ये फल क्यों ले आए आप? इन सब की क्या ज़रूरत थी? धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से ना 4 पेटी सेब मंगाए थे। मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चलें। खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेब हैं। उनकी यह बात सुनकर अमित का
को क्रोध सा आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया और पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो? माँ, अभी कोई बात ही नहीं, रिश्ता भी तय नहीं हुआ और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब हैं, जैसे कभी हमने सेब ही नहीं खाए हैं। अमित गुस्से में बोलता रहा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतने गुस्से होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है? अच्छा माँ, तुम भी उनके ही पक्ष में बोल रही हो? ठीक है, तुम सब ने सरिता को इस घर में लाने की ही ठान रखी है। गुस्से से बड़बड़ाता अमित अब सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने गए थे। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं हैं। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बेत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थीं और रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सब का विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई और सरिता को देखते ही अमित के पैरों तले धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता भी नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें, पता नहीं। क्या सरिता मीनू से ज़्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पास पैसे का कारण है, इस कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज़ में रुचि है? सरिता ने तपाक से जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी? अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते। घर में 4 नौकर हैं और काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि भी नहीं है, सरिता ने निसंकोच होकर जवाब दिया। किंतु शादी के बाद तो यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन किया है? जी मैंने 2nd डिवीज़न से BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा।
सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रहीं। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी। क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में। रंग ही तो जरा गिरा हुआ है। क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रूप रंग में। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, और वैसे भी बुराई क्या है उसमें। और जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। पर पिताजी, यह तो कोई जरूरी नहीं कि काली भाभी हमारे घर में आए। अमित की बहन मधु ने कहा। तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में? पिताजी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए। जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे के ये शब्द सुनकर दयाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। अरे, हमारे समय में कौन से लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे, बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कियों से कोई पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने के फलस्वरूप भी उसमें इतना साहस ना था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया था कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय व समोसे खाए जाएं। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी, और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रही थी। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे खाने की सोच ही रही थी कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक ना समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल से बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गई। अब इंतजार था चाय व समोसे का। सभी की निगाह गेट की ओर ही थी और कब नौकर चाय और समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों के बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिली थी। इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मजा आ गया। नीलिमा का हॉस्टल की ओर सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। ये कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो ना, नीलिमा ने कहा।
मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। हाँ, तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी और तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली, तू ही तो मेरी एकमात्र सहेली है जिसको जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कर सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आऊँ। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना, कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने कहा। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। फिर तभी एक्शन रुकते हुए बोली, अरे ये तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? रे इतनी सारी बातें एक साथ पूछेगी क्या? नीलिमा ने कहा। लड़का मेरठ का है और उनकी अपनी फैक्ट्री है। काफ़ी पैसे वाले आदमी हैं। उनका नाम सुरेंद्र है। देखने में बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात ख़त्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें तो मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है? घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक है और मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल दिल्ली में ही हैं। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उससे वादा करा कर गई थी कि उसे शादी में ज़रूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। वह अपने को अभागन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती। यूँ तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में ही पास होने की ठान रखी थी। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का और अपने पांव पर खड़े होने का। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में ताल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों से नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव ना था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। वह अपनी सहेली के विवाह उपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए दीवार घड़ी ही क्यों ना खरीदी जाए। वह झटपट जाकर बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए घड़ी खरीद लाई। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था, क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारण उस बस से नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया। रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती, इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को हाथ मुँह धोकर कुछ खाने पीने तो दे, तब सब बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया। मीनू ने हाथ मुँह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, इसलिए लड्डू देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को बुलाने के लिए भेज दिया। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाए।
अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों सहेलियां एक लंबे अरसे बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाली जीजा जी का फोटो तो दिखा। अरे क्या करेगी, फोटो देखकर कल साक्षात देख लेना। क्यों, तेरे पास फोटो नहीं है क्या? अरे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फ़ोटो निकाला। फ़ोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, बता कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजा जी? अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, लाखों में एक है। और आखिर क्यों ना हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। मीनू बड़े प्यार भरी वाणी में बोली। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटे, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को हवास होया है कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें नहीं कर सकी। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलिमा ने उसे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी? नहीं नीलू, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी, फिर रात भी काफ़ी हो गई है। कुछ भी हो, खाना खाकर ही जाना होगा तुझे, डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ाएंगे तुझे घर तक। नीलिमा ने आग्रहपूर्वक कहा। मीनू नीलिमा के आग्रह को टाल न सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में बैठकर खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया, रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने के लिए नाराज ना हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक का आवाज़ लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर घोर अंधकार था। शायद सड़क पर लगी बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने अपने को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती हुई। ना जाने मीनू को कब नींद आई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंखें खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गरम गरम चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है। और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ, आज सूजी का हलवा बना लो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। जितने में मीनू नहा धोकर तैयार हुई, उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार किया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था कि आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में भी एक पीड़ा का तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव ना था। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई घर से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहना देखकर बोली, बेटा आज तो साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ, शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही ना सकी। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है।
सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी सवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चों का शोर, बड़ों के बोलने की आवाज़ें, सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई और नीलिमा उससे चिपट कर रो पड़ी। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी ही बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसकी मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू, बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार घर ही छोड़ आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ, बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ क्षण बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू, तू जानती है मैंने ये घड़ी क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया कि उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख की अनुभूति हुई। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गईं। उनकी आंखें बोझिल हो गईं और आंसू टपक पड़े। परंतु यह रोने का समय तो नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मीनू ने घर आकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो, ये गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। सुंदर, यह सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थी। शहर की जितनी भी औरतें आती, उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको सांत्वना देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों ज्यों बैंड की आवाज़ और पास आती गई और तेज होती गई, त्यों त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन और तीव्रतर होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए, क्योंकि रंग रूप में वह भी
नीलिमा से कम ना था। दूल्हे को स्टेज पर बैठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे ये तो वही लड़का है, अमित, जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के बाद उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई। उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका दिल तोड़ा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर ना जाने की उसकी अतीत की स्मृतियां ताजी हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा अकुला उठी जिसे अब तक वह दबाए हुए थी। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है, और नाराज भी क्यों ना हो। उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा तो नहीं किया, फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाई अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ अवश्य ही कोई बात हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज़्यादा देर तो नहीं हुई? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, कहकर मीनू तकिए में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियाँ ताजी हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें तो याद ही आ गई होंगी। तभी दूसरे ही क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मीनू उदास क्यों है। मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था तो कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के ऊपर दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू ना दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसे समझ नहीं आ रही थी। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से उठ ना सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। अतिशीघ्र वह हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपटकर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के भी नेत्रों में जल उमड़ आया। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन वह और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई का एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो उसकी मजबूरी थी। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया जाना है। हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सब कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने ही प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिक उत्सव में कराया जाए। उनकी सभी सहेलियों ने आकर उसके सामने कथक नृत्य करने का प्रस्ताव किया।
यद्यपि मीनू ने कथक नृत्य बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य का कार्यक्रम देती रही, इसलिए अभी भी कथक काफ़ी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने कथक नृत्य में पुरस्कार भी जीते थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह कथक नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येयता, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए उसे विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई और लेटे ही लेटे अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हुआ आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे में मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। परंतु जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया तो बहुत उसे प्रसन्नता हुई थी। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफ़ी लड़कियां आ गई थी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वे बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें यह समझ न आता कि यह नृत्य कैसा है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन जब स्कूल गई तब सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर सही ढंग से चल रहे थे। उस दिन गुरुजी ने मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई थी। बाद में भी वह स्कूल्स में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास निरंतर बना रहा। एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मीनू की अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उससे में कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची थी तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें कथक नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा है। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा था। हाँ माँ, कहकर मीनू अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। हरे रंग की जरी के काम की सुनहरी साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी सवरी मीनू अपने को ऊपर से नीचे तक निहारती। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती। उसका नृत्य समापन होने पर पूरा हॉल तालियों की घड़घड़ाहट से गूंज उठा। प्रत्येक जन उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही साथ पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने यह पुरस्कार माँ को दिखाया और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। अभी वह अतीत की स्मृतियों में खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर मीनू के पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। आओ बैठो माया, कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक और बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी। उसने उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े
अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू कथक का तो तुम्हें काफ़ी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो चुके हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी। फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह कल से कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था और मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी नृत्य देख रही थी कि तभी चपरासी ने दरवाज़ा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था और टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है, आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खुलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कम सून, पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसी क्या बीमारी हुई पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया गया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? मीनू ने रुआसी आवाज में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ, अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है, शीघ्र बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है, कल सुबह चले जाना, माया ने समझाते हुए कहा। हाँ, रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव ना हो सकेगा। मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की के बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए उसे जाने में भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश कि उसके पंख होते तो उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी। मीनू के पिताजी की हालत काफ़ी नाजुक हो चली थी। डॉक्टर ने पूर्ण आराम के लिए कह दिया था। घर में आशा, रोहित, माँ तीनों ही उनकी सेवा में लगे रहते। उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठी थी। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो वे बेचैन हो उठती। कौन करेगा इन दोनों की शादी? यदि उनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका? यदि आदि जैसे अनेक विचार माँ के मस्तिष्क में कौंध जाते। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोते रहते, परंतु जब भी उन्हें होश आता तो मीनू को ही याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। आसपास के लोगों को जिनको भी पता चल रहा था उनसे मिलने आ रहे थे। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस प्रकार उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा था। सुबह के 9 बजे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नज़र दरवाजे की ओर थी। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी सी आंखें खोली और मंद आवाज में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई दीदी, बस आने ही वाली होगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उनकी नज़र दरवाजे की ओर ही थी। उन्हें मीनू का इंतजार था।
तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी और मीनू की यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। भरे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। माँ के आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। क्या हो गया उन्हें अचानक? अभी कुछ दिन पहले ही तो उनकी अच्छी हालत थी और अच्छी ही हालत में वह उनको छोड़कर ही गई थी। दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है, कहते हुए माँ का गला भर आया। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ कहाँ लेटे हैं पिताजी? हाँ बेटी, तुझे तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं। सामने वाले कमरे में लेटे हैं, मिल लो। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम की आंखें बंद थीं। शायद वे सो गए थे। वैसे भी दवाइयों का नशा सा था, कभी आंखें बंद कर लेते थे तो कभी आंखें खोल लेते थे। मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद हैं तो उसने उन्हें जगाना उचित न समझा। वह बाहर लौटने लगी। तभी पास बैठे रोहित ने कहा, दीदी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नज़र समाचार पत्र की ओर थी और दूसरी नज़र पिताजी की ओर। उसे इंतजार था कि कब वे जागे और वह उनसे मिले। दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ कि शायद वे जाग गए हैं। मीनू अपनी कुर्सी से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे। मीनू को पास खड़ा देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। धीमी आवाज में वे बोल पड़े, मीनू बेटी, तू कब आई? अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बस ऐसी ही है, कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा था कि मानो इतना बोलने से ही उन पर काफ़ी जोर पड़ा है। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी यह हालत मीनू से देखी नहीं जा रही थी। मीनू का दिल भर आया। आखिर क्या हो गया है उन्हें? वे तो स्वस्थ थे। अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में उमड़ने लगे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना की तस्वीर की ओर गई। नृत्य के विभिन्न भावों में खींची फोटो देखकर मीनू को ख्याल हो आया कि आज उसे भी तो नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। तभी उसकी नज़र दीवार घड़ी की ओर गई। घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वह मेरठ में होती तो इस समय वह कथक का नृत्य का अभ्यास कर रही होती। सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था, परंतु उस समय को कौन जान सकता है। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही है। यद्यपि मीनू को खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था, इसलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कहकर मीनू ने टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन तो सभी की भूख उड़ गई थी। रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो, खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी? रात दिन तो जागना होता है उनके साथ। अच्छा माँ, थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूखे ही थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर पिताजी के पास जाकर बैठ गई। लगभग 1 सप्ताह यही क्रम चलता रहा। हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, कभी माँ तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सब की सेवा व ईश्वर के आशीर्वाद से पिताजी की दशा में काफ़ी सुधार हो गया। अब वे धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे। प्रातः लगभग 9 बजे का समय था। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। मीनू की बुआ जी व फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुंचे। पहले उन्होंने भैया से कुशल क्षेम पूछी और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें नहीं हो पाएंगी और उनका इतना बातें करना उचित भी नहीं, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर से ने अधिक बातें करने के लिए मना किया था। एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दे कि इतनी बातें ना करें, डॉक्टर ने इन्हें आराम के लिए कहा है, परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह कुछ ना बोली। बुआ जी वहाँ बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रहीं। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, परंतु वे वहाँ चुप होने वाली तो ना थी, वे लगातार बोलती ही रहीं।
अब मीनू से चुप न रहा गया। मीनू बोल ही पड़ी, बुआ जी आपको सफ़र की काफ़ी थकान होगी, आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, इतनी देर में पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह बात सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो, कहकर बुआ जी वहाँ से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी उठ गए। अगले दिन बुआ जी वापस आने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूँ। यह कहकर वे फिर पिताजी के कमरे में पहुंची। पिताजी उस समय जाग रहे थे। वे उनसे जाकर बोली, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूँगी। हाँ बहन जी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? देख, तेरी तो भाई दो दो जवान बेटियां हो रही हैं, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। कहकर पिताजी ने गर्दन हिलाई और चुप हो गए। भैया मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। इनकी शादी हो जाएगी तो तुझे कम से कम एक छुट्टी तो मिल जाएगी। फिर रह गया रोहित, वह तो रहा लड़का, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा, सो तो ठीक है भैया, पर देखना तो पड़ेगा लड़का, शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। कहकर बुआ जी अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआ जी फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए। उनको विदा करने के पश्चात अंदर आकर देखा तो पिताजी गहरी चिंता में डूबे थे। बुआ जी की बात सुनकर वे अपनी दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मीनू भी एमए करने के बाद वकालत पढ़ रही है और फिर आशा भी तो बीए कर चुकी है। अभी वे इन्हीं विचारों में ताल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया और मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित तो लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं। उनकी बात बीच में ही काटते हुए माँ बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की नहीं चलती, उस समय सब देखते रह जाते हैं। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी और उदास स्वर में ही बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तुम मेरी मनस्थिति नहीं समझ सकती हो। मैं दो दो बेटियों का पिता हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले ना कर दूं, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता। उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया। आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे? अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं, और जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़कियों में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते माँ भी उदास हो गई। लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो। माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत में पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है। पिताजी को कुछ विश्वास सा था, उनकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। माँ ने मीनू को आवाज़ लगाई, मीनू बेटे इधर तो आओ जरा। मीनू ने बाहर से ही उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उसे पास में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू तुम मेरी बड़ी बेटी और काफ़ी समझदार हो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। बेटी यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी ना सकूंगा। नहीं पिताजी, आप ऐसी बात मत कीजिए, ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। बेटी मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी आप तो जानते हैं कि मैं अब वकालत पढ़ रही हूँ। 3 साल का कोर्स है, 1 साल पूरा होने वाला है, 2 साल और बाकी है। यदि मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? पास बैठी माँ बोली, मीनू पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम में पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। पर माँ, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम व यत्न की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव ना हो सकेगा। मीनू बेटे, तुम्हें वकालत पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। माँ, तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोक रही हो? आशा के लिए कोई अच्छा वर देखकर उसकी शादी कर दो। यह बात सुनकर पिताजी से रुका ना गया।
वे बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी कर दे? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? जो बात उचित हो उसे करने के लिए दिल हमेशा ही गवाही देता है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूँ तो क्या आपका दिल आपको गवाही देगा इस काम के लिए? नहीं पिताजी, नहीं। इस काम के लिए ना आपका दिल गवाही देगा और ना ही मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुंचना चाहती हूं, उस पर पहुंचने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर माँ ने व पिताजी दोनों ही चुप रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए और मेरी शादी की चिंता ना कीजिए। यह कहकर मीनू वहां से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह से अधिक हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो गया था। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक सी हो चली थी, बस थोड़ा आराम बताया था। इसलिए मीनू ने सोचा कि अब उसे मेरठ चले जाना चाहिए। सायकाल का समय था। माँ रसोई घर में व्यस्त थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए। वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर माँ को काम करते देखती रही, फिर माँ से बोली, माँ, यदि आप कहें तो कल मेरठ चली जाऊँ। अच्छा, तुम कल जाना चाहती हो? चली जाओ। तुम्हारी कई दिन से पढ़ाई भी तो खराब हो रही है। ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊंगी, जिससे कल कॉलेज भी जा सकूं। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, परंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में पिताजी व माँ की वही बातें घूमती रही जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। मीनू को लगा कहीं उसने शादी से इनकार करके अपने माता पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके अपने हित में नहीं था। जिस मंजिल की उसे तलाश है, वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती थी। यदि यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और सुबह उसकी तभी आंख खुली जब माँ उसके लिए गरम गरम चाय बनाकर उसे उठा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर मीनू हड़बड़ाकर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई। चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई। विदाई लेते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह। यदि उसकी पढ़ाई न होती तो वह पिताजी के पास रहकर ही उनकी सेवा करती, परंतु अपनी पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकती थी। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता व मंगल भविष्य की कामना भी की। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी का सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था, इसलिए जेवर कपड़ा सब कुछ अभी ही बनाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन लोगों को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, ये बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे तो हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं, पहले ही मड़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। परंतु तुम ये तो सोचो कि आजकल शादी के बाद दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? और फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बात बनाएंगे। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से सलाह कर लो वह क्या चाहता है। उनकी पत्नी ने कहा, अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर लें। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। तो दावत ऐसा करते हैं, शादी के अगले दिन ही हो जाएगी। पर ये बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है? देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में तो 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हूँ? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपयों के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बताओ, पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं रही है।
कुछ देर सोचने के बाद बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो, कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी। सरिता के लिए नए फैशन के जेवर उस सोने के बनवा देना। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना, मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी। वैसे भी सब बहू बेटे के ही तो काम आएगा। तुम बड़ी ना समझो अमित की माँ। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का तो लालच ही रहता है। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज़्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक? नाक किस बात में कटेगी? जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा यह बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। बस 11? अरे कम से कम 21 साड़ियाँ तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी कराओगे? क्यों? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं। 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दें, हमने उनसे कुछ कहा नहीं, ना ही हमने उनसे कुछ मांगा है। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहाँ तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन भी कमरे में आ गए। उन्हें लगा ना जाने किस बात पर पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बैठाया और उनसे कार्ड छपवाने की सलाह लेने लगे।